अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं ना चौधरी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में शहीद अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से आम समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट में, और जज साहिबान ने, अदालत ने, चीफ जस्टिस ने वो सवालात उठाए, वो अहम सवालात उठाए इस कत्ल केस के हवाले से जो तमाम लोगों की जुबान पर होते हैं। अगर उन तमाम सवालात के जवाब मिल जाएं तो यकीन जानिए उनकी माँ समेत बहुत सारे ऐसे लोग जो उनके लिए दिल में गम, दर्द, दुख और गुस्सा दबाए बैठे हैं, शायद उनके दिल को तस्कीन आ जाए। वो सवालात ये थे कि कौन है या क्या मुहर्रिकात थे जिसकी वजह से अरशद शरीफ को वतन छोड़ने पर मजबूर किया गया। ऐसी क्या चीजें दिखाई गई उन्हें ये जिससे उनको लगा कि शायद वो पाकिस्तान से बाहर ज्यादा महफूज हैं। ऐसी क्या चीजें उनको दिखाई गई, साथ में वो क्या और कौन से मुकदमात थे, कौन से इदारे मुलविस थे, कौन से सरकारी अफसरान या जो भी लोग मुलविस थे उनके खिलाफ मुकदमात बनाने के लिए वो मुकदमात कौन थे। जज साहिबान ने कहा कि जनाब ये वो तमाम सवालात हैं, ये तीन कड़ियां हैं, ये तीन जाविये हैं अरशद शरीफ कत्ल के हवाले से, ये सुलझ गई तो समझे केस सुलझ गया। फिर सवालिया निशान उठाए गए कि जज ने आज बड़ा ही क्लियरली, चीफ जस्टिस ने भी अपने रिमार्क्स दिए और जो 5 रुकनी लार्जर बेंच था उस पे भी उन्होंने भी सवालात उठाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने उसके जवाब देने की कोशिश की लेकिन वो फेल हो गए। जनाब 28 अक्टूबर को हम जानते हैं, 28 अक्टूबर 2022 को एक एफआईए और आईबी दोनों के कुछ अफसरान गए थे कीनिया में, और वहां पर नैरोबी जहां पर कत्ल किया गया अरशद शरीफ साहब का, वहां पर वो टीम गई थी। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट वहां पर बनाई गई थी। आज अदालत में उस पर भी सवाल हुआ कि वो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट क्यों पब्लिक की गई, क्योंकि जैसे ही वो पब्लिक हुई जाहिर है जो लोग मुलविस थे वो मुतहरिक हुए और चीजों को पर्दे में डालने की कोशिश की गई, जुटलाने की कोशिश की गई। तो वो मंजर आम पर कौन लाया, इस पे भी बड़े सवाल निशान हुए। वो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के हवाले से आपको मैं ये बता दूं कि 28 अक्टूबर 2022 को एफआईए और आईबी के कुछ एहलकार गए और कीनिया में, दुबई में जितनी भी तहकीकात हो सकती थी, स्पेशली कीनिया में, वहां पर तफ्तीश की गई। वो तफ्तीश क्या थी जनाब? आ, ये हम सबको मालूम है कि यहाँ पर पाकिस्तान से वो दुबई गए, दुबई से फिर वो कीनिया और नैरोबी का उन्होंने रुख किया जहां पर उनको कत्ल किया गया। वो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जनाब आप सब ने देखी होगी और मैं कोशिश करूंगी अगली वीडियो में स्पेसिफिकली उस पर बात करें। वो इंटरनेशनल लेवल की एक रिपोर्ट थी जो पाकिस्तानी अफसरान ने तैयार की, जिसमें सवाल उठाए गए खुरम और वकार के हवाले से, कुछ बयानात उनसे लिए गए, उनसे पूरी कहानी सुनी गई और पूछा गया कि कत्ल कैसे हुआ। और जो भी उन्होंने बातें बताई कि हम यहाँ से गुजरे, हम वहां से गए, तो उनसे कहा गया कि आप वो एक्ट करके बताएं। यानी वो एक्ट इसलिए करवाया गया, जब भी कोई बड़ा क्राइम सीन होता है तो आप उसको रीएक्ट करते हैं, उसको एक्ट इसलिए करते हैं कि आपको पता चले कि जो बातें बताई जा रही हैं क्या वो सच पे मबनी है। उस टाइम पीरियड में, उसी टाइम में, उसी मोमेंट में, उसी चीज से वो चीज फायर हुई, वहीं पर वो चीज हो सकती है या नहीं। तो पूरा समहा बांधा जाता है उस चीज को प्रूफ करने के लिए जो बयानात दिए वकार ने और साथ में खुरम ने जो उनके साथ मौजूद थे। हमने देखा गाड़ी में जब उनको उनकी हमने लाश देखी, और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है लेकिन ये केस के हवाले से हम बात करें तो कहा गया कि पीछे से गोली लगी है और वो आगे झुके हुए हैं। मुख्तलिफ कहानियां सामने आई, लेकिन ये सवाल उठाया गया जनाब के जैसे ही उनको जो गोली लगी है वो, और उनकी हाइट बताते हुए, और अगर कोई पुलिस का एहलकार सामने गलती से भी फायर करता है तो ऐसा नहीं है, वो किसी भी जाविये से ऐसा नहीं लग रहा कि बाहर से फायर हुई है। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में ये सवाल उठाया गया और उसको प्रूव हुई ये चीज कि उनको या तो गाड़ी के अंदर से ही फायर किया गया है या फिर उनको गाड़ी से बाहर बुला के फायर किया गया है, और उनको शायद तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। और शायद का लफ्ज इसलिए यूज करी हूँ क्योंकि बहुत सारे टीवी चैनल्स पे वो कुछ तशद्दुद भरी उनकी पिक्चर्स दिखाई गई थी जो कि फैमिली ने भी रिक्वेस्ट की थी कि ना दिखाई जाए। तो ऐसा भी सामने आया उस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के बाद। ये चीजें भी मंजरे आम पे आई कि शायद पहले उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है और फिर उनको शहीद किया गया, फिर उनको कत्ल किया गया गोली मार के। तो वो कितने टाइम पीरियड तक वो उनकी लाश वहां पे रही, कितनी गोलियां मारी गई और कैसे मारा गया, ये भी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में चीजें जो तफ्तीश की थी वो सामने आने की कोशिश की जा रही थी। तो जज साहिबान ने, अदालत ने इस पर काफी सवाल उठाए कि वो किसने पब्लिक की, वो भी देखें। कुछ सरकारी अफसरान के हवाले से उन्होंने कहा कि कुछ अफसरान के खिलाफ मुलविस होने के खदशात पाए गए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है, ये भी उन्होंने बात कही। फिर एक जो बड़ा सवालिया निशान है वो ये है जनाब के खुरम और वकार जो अहम इस केस में दो कल्प्रिट्स, इसलिए कह रही हूँ कि दे वर देयर जब उनको कत्ल किया गया अरशद शरीफ को,
اور ان کے بیانات بہت اہمیت کے حامل، ان کو کون لے کر گیا، ان کے اخراجات کس نے اٹھائے، وہاں پر کیسے رہے وہ، کس نے ان کو یقین دہانی کرائی، اور اگلا پلان کیا تھا کہ کب جانا ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں، اس کیس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ میں خود ہی اس کیس کے حوالے سے جب چیزیں پڑھی تھی، بہت سارے لوپ ہولز ہیں، کوئی چیز آپس میں کنیکٹ نہیں ہوتی، اور جب بھی آپ نے کسی کرائم کو پروف کرنا ہے یا آپ بتاتے ہیں کہ کرائم کیسے اٹیمپٹ ہوا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جتنی بھی کڑیاں ہیں، جتنے بھی زاویے ہیں، ان سب کا آپس میں ایک کنیکشن ہونا چاہیے۔ جب کنیکشن نہیں ہوگا تو وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ حقائق پر مبنی رپورٹ سامنے نہیں آ رہی۔ جب کنیکشن ہوتا ہے تو ایک کے بعد دوسرے سوال کا جو جواب ہے وہ بھی ملتا رہتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر کنیکشن نہیں ہے۔ جو بھی ریسرچ سامنے آئی، فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میں ٹو سم ایکسٹینٹ تھا، لیکن ابھی تک جتنی بھی چیزیں سامنے پیش کی جا رہی ہیں یا کوشش کی جا رہی ہے، وہ آپس میں کڑیاں نہیں ملتی، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ابھی تک ان کے قتل سے متعلق حقیقت پر مبنی کوئی رپورٹ، کوئی فیکٹ فائنڈنگ چیز سامنے نہیں آ سکی، اور اگر آئی ہے تو اس کو منظر عام پہ لایا جائے۔ فیملی بھی آج روسٹم پہ موجود، ان کی اہلیہ، انہوں نے کہا کہ مجھے جتنی تفتیش ہے وہ دکھائی جائے۔ انہوں نے کہا کسی مرحلے پہ جج عدالت نے ان کو جواب دیا کہ آپ کو دکھا دی جائے گی، لیکن ابھی نہیں دکھائی جا سکتی۔ تو جناب یہ ساری رپورٹ تھی، اور کوشش کریں گے اپنی آنے والی ویڈیوز میں اس پر مزید بات کریں۔ ویڈیو سے مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔